अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। एडवांस लेवल का अभी कोई कोर्स तो हमने नहीं डिज़ाइन किया हुआ जो हम सिखा रहे हो। हाँ, वैसे अगर आप लोग अपने तौर पे कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा देखें, पीएचपी जो है ना, पीएचपी अगर पहले आपने पढ़ा हुआ है उसको, थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, फिर तो आप सीखें उसको, नो इशू। लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कोडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं और आपने कस्टम डेवलपमेंट भी वाला काम करना है, तो फिर आप लोग स्टार्ट करें पहले फ्रंट एंड से। ठीक है। अगर आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है लैंग्वेजेस की, आपको काम नहीं आता, या मतलब सिंपल है ना कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सीएस वगैरह नहीं किया होगा, क्योंकि सीएस में तो ये होता है ना कि आपका जो एक करिकुलम होता है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, तो उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज आपको जरूर सिखाई जाती है, चाहे वो आपने सिंपल सी प्लस प्लस ही पढ़ी हो, सी शॉप पढ़ी हो आपने, कोई भी पढ़ी हो, डॉट नेट वगैरह। लेकिन उन बेसिक लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जो चीज़ें होती है ना, मतलब वो तकरीबन हर लैंग्वेज में ना वही चल रही होती हैं। सिंटैक्सेस चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत उनके चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन बेसिक वही होती है हर एक लैंग्वेज की। तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप सीख सकते हैं, डेवलपमेंट में आ जाएं डायरेक्टली, कोई भी आप लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप पहले फ्रंट एंड सीखें, फिर बैकएंड की तरफ आएँ। और फ्रंट एंड में आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो एच टी एम एल सी एस एस, पहले ये दो चीज़ें, और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखें। आपकी फ्रंट एंड हो गई, उसके बाद फिर आप देखें कि फ्रंट एंड ही को आपने कंटिन्यू करना है, तो फ्रंट एंड में फिर फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क आ जाते हैं, फ्रंट एंड के लाइब्रेरीज आ जाती हैं, नेक्स्ट जेएस है, व्यू है, एंगुलर है, आपके पास रिएक्ट है, और बहुत से हैं। तो आप उन पे अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कंप्लीट एक आपके फ्रंट एंड का रोड मैप बन जाता है। और फिर उसके बाद आप आते हैं बैकएंड पे। बैकएंड में ये होता है कि जैसे अगर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो बैकएंड पे एक लैंग्वेज चलेगी, ठीक है। मैंने पीएचपी सीख ली है तो वो बैकएंड के लिए इनफ है। फ्रंट एंड पे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये चल गई है, ठीक है। या फिर ये होता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट को ही सीखते हैं और जावास्क्रिप्ट आपको सही से आ जाती है, तो फिर आजकल जो ज़्यादा आप कह लें इन डिमांड जो स्टैक चल रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के चल रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो पहले तो आप कह लें कि सिंपल फ्रंट एंड के लिए ही था, ठीक है, लेकिन अब बैक एंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट ही है। मतलब अगर मैं फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, ये कोई भी कर रहा हूँ, ये सभी सब चीज़ें जो ना जावास्क्रिप्ट पे बेस कर रही हैं। और अगर मैं बैकएंड पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो बैकएंड पे फिर जावास्क्रिप्ट के लिए आपके पास जो है नोड आ जाता है, ठीक है। टोटली जावास्क्रिप्ट पे है, आप वो कर सकते हैं। नोड जो है वो सबके साथ चलता है, आप फ्रंट एंड पे कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, सबके साथ नोड आप चला सकते हैं। तो ये एक मतलब होता है। तो पहले आप फ्रंट एंड करते हैं तो फिर आपको बैक एंड जो ना वो आपके लिए ईजी रहता है, आप सीखने उसको करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हैं ट्यूटोरियल्स, आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं पे कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई आपको इश्यूज बनते हैं तो वो आप मुझसे पूछ लें। कोर्स ऐसा सच हम कोई नहीं करवा रहे अभी, ना ही कोई स्टार्ट किया। अच्छा जी। वेबसाइट बनाएं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर ही आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएं, चीज़ों को समझें। आप आज एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है,
फिर एक उसके बाद और बनाएंगे। जब वो नेक्स्ट बनाएंगे ना, तो आपको पहले वाली वेबसाइट पे बहुत सी अपनी खामियां नजर आएंगी कि यार इसमें ये काम मैंने सही नहीं किया हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे वो उनसे बेहतर होगा। ठीक है, तो हर आपका न्यू आने वाला प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, पहले वालों से। तो ये प्रैक्टिस है, जितनी आप करेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी। सबा, अगर सिंपल आपको बेसिक नॉलेज ही है सी प्लस प्लस वगैरह का, तो आपने आना डेवलपमेंट में, ठीक। तो फिर आप कोशिश करें कि पहले फ्रंट एंड पे ही काम कर लें, फ्रंट एंड सीखें, उसके बाद फिर आप बैक एंड की तरफ जाएं। ये फ्रंट एंड पे अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि एच टी एम एल सी एस एस ये तो हमें आती है, और वो अपने रिज्यूमे में भी अक्सर एच टी एम एल सी एस एस ऐड कर देते हैं कि बस आ गई हमें। तो भाई सिंपल दो चार टैग एच टी एम एल के लगा लिए और दो चार क्लासेस सी एस एस की लगा दी, ये काम कंप्लीट नहीं करती। ठीक है, आपके सामने जब फ्रंट एंड के टास्क आएंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि ये काम तो हमने कभी किया नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं सी एस एस वगैरह की, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस पे कोई आदमी नहीं कहेगा कि यार ये मुझे 100% कंप्लीट है। जावास्क्रिप्ट का कोई भी नहीं कहेगा कि 100% मुझे आती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा टास्क, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है या थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि अगर आपकी बेसिक क्लियर है ना, आपको चीज़ें पता हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पे कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से उसको यूज़ करना है, तो आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए होता है। ठीक है, कि अगर मेरे सामने एक टास्क आ जाता है, सिंपल सा हम टास्क लेते हैं कि एक स्लाइडर हमने बनाया, जैसे ये हमारा एक स्लाइडर है और मैं उस स्लाइडर में कुछ फंक्शंस ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। हम्म, एक मिनट यार। ठीक है, अब ये है। ठीक है, अब ये स्लाइडर आप देख रहे हैं, ये भी कस्टम बना हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने कल बनाया है। ठीक है, ये भी। और अभी अपलोड हो जाने दें, इसको लोड हो जाने दें वेबसाइट को। जैसे ये आ गया सिंपल स्लाइडर। अब ये स्लाइडर कस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इस तरह की चीज़ आपको कस्टम बनानी पड़ जाए, तो आपको फिर जाहिर है खुद से चीज़ें करनी पड़ेंगी, कि देखना पड़ेंगे कि यार ये काम कैसे कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो ना, तो आपको सिर्फ हिंट चाहिए होता है। अब हमें भी समटाइम क्या होता है कि हमारे सामने कोई टास्क ऐसा आ जाता है, डिज़ाइन ऐसा आ जाता है कि ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अब उसमें ये वाली चीज़ तो है ही नहीं ना कि ये हो ही नहीं सकता, ये वाला पॉइंट तो है नहीं इस चीज़ में। सिर्फ पॉइंट ये होता है कि अच्छा ये करना और कैसे करना है। ठीक है, तो सम टाइम होता है कि चीज़ नहीं आपको समझ आ रही है, नहीं आपको क्लिक कर रहा कि काम कैसे होगा। तो क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत सर्च कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ों को आर एन डी कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, आपके साथ कोई सीनियर बैठा हुआ है, आप उससे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि ये काम आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, तो फिर हिंट देने के बजाय नेक्स्ट पर्सन वो पूरा कोड भी आपको उठा के दे देना कि ये पूरा कोड लें और उसको यूज़ कर लें। तो उस कोड की समझ नहीं आ रही कि इस कोड में है क्या और ये किस लिए है। ठीक है, तो आप एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड जो है, इसको इतना लाइट ना लें कि ये तो हो गई है, हमें आता है, हमने कर लिया है। बहुत कुछ है करने वाला इस पे भी। ठीक है, देन फिर आप अपना जो है जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप फिर आप फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को लेकर चल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर आप बैकएंड पे आ सकते हैं। और अगर आपकी डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं,
तो फिर आप बेशक चाहे डायरेक्टली ही अपना बैकएंड स्टार्ट कर दें, नो इशू, फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। अरीब, जो एलिमेंट्री किट है मैंने आपको बताया था कि वो आप उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। किट लाइब्रेरी पे जाएं। ये आ गया किट लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आपने एलिमेंटर प्रो या फिर प्रो एलिमेंट्स जो है ना वो इंस्टॉल किया हुआ है तो किट लाइब्रेरी आपके लिए ओपन है। यहाँ पे कोई भी आप टेम्पलेट देख सकते हैं। और जब आप उसको यूज़ करेंगे ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना है, तो अप्लाई किट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो लॉगिन का या साइन अप का ऑप्शन देगा, ठीक है। ये कंप्लीट एक आपके पास टेम्पलेट है। और अप्लाई किट करेंगे, कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो वो लॉगिन पे ले जाएगा मुझे, सिंपल। तो कोई भी जीमेल लगा के अपने लॉगिन कर लें आप। और लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई किट करेंगे तो वो आपके उस पर अप्लाई हो जाएगी। अ, समर भाई, क्लाइंट से जो आप डोमेन और होस्टिंग लेते हैं ना, अब उसमें ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स तो ऑलरेडी नहीं लेने, ठीक है, तो आप लें। तो बस, तो आप लोगों ने करना क्या होता है कि अगर डोमेन और होस्टिंग क्लाइंट की तरफ है या क्लाइंट ने लेके आपको दे दी है, तो फिर तो आप सिंपल अपने डिज़ाइन और डेवलपमेंट के चार्जेस लेते हैं उससे कि ये वेबसाइट आपकी है और डेवलप करनी है तो इसके आपको इतने में चार्ज लूंगा, ठीक है। आप उतने में उसमें बना के देते हैं वो चीज़। और सिर्फ देखना ये होता है कि रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट बता रहा होता है ना, आप सिर्फ ये जज कर रहे होते हैं कि वो रिक्वायरमेंट मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक सिंपल सी चीज़ है। अब उसमें क्या होता है कि दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि अब अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट मेरे पास है, और क्लाइंट मुझे कुछ रिक्वायरमेंट बताता है कि भाई इस तरह की वेबसाइट बनानी है, उस पर ये फंक्शनैलिटीज़ हों। अब दो चीज़ें होंगी कि अगर तो मैं वो काम कर सकता हूँ खुद से, ठीक है, तो मुझे उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, जाहिर है। अगर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ उस पर टाइम लगेगा, तो मैं ये देखूंगा कि उस पर कितना टाइम लग रहा है, वो चीज़ कितने दिनों में बनाऊंगा। और अपने हिसाब से मैं कह देता हूँ कि यार 4 दिन लग रहे हैं, हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, तो मुझे इतने पैसे उससे लेने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको वो चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, चाहे वो आपके जैसे टेम्पलेट अगर आप देख रहे हैं डिज़ाइन, तो प्रीमियम टेम्पलेट हैं आपके बने बनाए, आप वो यूज़ कर लें। प्लगइन्स जो हैं वो आप यूज़ कर लें। आप बहुत से काम ऐसे हैं, ये फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके प्लगइन्स पेड हैं, ठीक है, आपको वो बाय करना पड़ते हैं, ठीक है, तो आप वो बाय करते हैं। लेकिन अब उसमें होता ये है, एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि जैसे मैं किसी क्लाइंट की एक वेबसाइट जो है वो 30,000 में बना के देता हूँ, 30,000 में एक वेबसाइट बना के दे रहा हूँ। एक सिंपल चीज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उस 30,000 वेब जो मैं बना के दे रहा हूँ उसमें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसके लिए मुझे कोई एक दो प्लगइन जो है वो बाय करना पड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्लगइन बाय कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ मैं खुद से नहीं बना रहा, बनी बनाई ले रहा हूँ, ऐसे ही ना। तो क्या होगा कि उसमें से वो 5,000 10,000 के वो मैं प्लगइन्स या थीम बाय करूंगा और उसका काम करूंगा, 20,000 मेरे पॉकेट में होंगे। मेरा टाइम भी तो नहीं लगा ना, मुझे बनी बनाई चीज़ मिल गई है मार्केट से, मैंने उसको यूज़ किया, अपना काम कंप्लीट किया और उसको दे दिया। अब दूसरा चीज़ क्या होगा कि आप कहते हैं कि नहीं यार मैं प्लगइन यूज़ नहीं करूंगा, ये काम मैं खुद से कस्टम भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कोडिंग नॉलेज है, आपको स्क्रिप्टिंग आती है थोड़ा बहुत, आप उस चीज़ों को खुद से कर लेते हैं।
तो अब आपने कोई चीज़ बाई नहीं की, आपने बाय करने के बजाय खुद से मेहनत की है, टाइम दिया और वो चीज़ खुद बना ली है, तो फिर वो 30 के 30 हज़ार आपकी पॉकेट में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप दो चीज़ें देख रहे होते हैं, या तो आप खुद करेंगे तो आपका टाइम लग रहा है, तो उस टाइम के हिसाब से चीज़ें आप ले रहे होते हैं। आप खुद नहीं कर रहे तो आप बाय कर रहे हैं, तब वो जाहिर है आपने चीज़ बनी बनाई खरीदी तो आपका टाइम तो लगेगा नहीं। तो फिर जो चीज़ें आपने खरीदनी है वो खरीद के अपने काम करके दे दिया, और बाकी अमाउंट आपकी पॉकेट में है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो क्लाइंट से जब भी आपने वेबसाइट वगैरह के हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो डोमेन होस्टिंग वगैरह मोस्टली क्लाइंट जो ना उनके पास होती है, तो बाकी हम डिज़ाइन डेवलपमेंट उनसे चार्ज कर लेते हैं। अगर वो डोमेन और होस्टिंग भी हमें कहें कि आप डोमेन होस्टिंग आप ही लेंगे, मुझे कंप्लीट वेबसाइट दे दें, तो फिर ये होता है कि आप डोमेन और होस्टिंग के भी ऐड कर लेते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि 30 हज़ार में वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, 4 या 5 हज़ार में डोमेन आ रही है, 6 7 हज़ार में होस्टिंग आ रही है, तो मैं इन दोनों को मिला के उसे कहूँगा कि जी 45,000 या 40,000 जो है ना, ये टोटल आपके होंगे। उसमें डोमेन और होस्टिंग जो है वो मैंने बाय की है, और वो 1 साल के लिए, उसके बाद वो रिन्यू करवाना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये आप उसे बता देते हैं। तो वो इस तरह से होता है। फिर आप उसकी डोमेन होस्टिंग अगर पहले से ले ली है या पहले बाय कर ली है, तो फिर आप डोमेन होस्टिंग बाय करके फिर उस डोमेन होस्टिंग पे ही सेटअप करते हैं, डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं, होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अब वो जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया वो आपका लाइव ही है, उस पर जो भी आप काम कर रहे होंगे वो लाइव, अगर आपने वेबसाइट कर दिया तो वो लाइव आपका होगा, वो आप किसी के साथ भी शेयर करके दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि डोमेन होस्टिंग अभी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा क्लाइंट है अभी उसने कहा डोमेन होस्टिंग बाद में देखेंगे, पहले वेबसाइट हमें बना के दे दे। तो फिर क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे आप वेबसाइट डेवलप करके उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल और इजी जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो पैंथियन है। आप पैंथियन पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, फ्री अकाउंट बनेगा आपका। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेबसाइट्स जो है ना वो आप सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस की। ठीक है, दो वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हैं, इसे आप कनेक्ट कर लें अपने जीमेल के साथ, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपको डैशबोर्ड पे वेबसाइट्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाएं, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट करें, वो पूछेगा किसकी बनानी है, वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस सेलेक्ट करें। सब कुछ ऑटो होगा, आपने कुछ से डाटाबेस ये वो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आप वेबसाइट का सेटअप करें, आपका एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बन गया, और वेबसाइट डिज़ाइन करें उसके ऊपर। अब चूंकि आपका अकाउंट है पैंथियन का, तो इसकी कंप्लीट एक्सेस आपके पास होगी। वेबसाइट बनाएं, जैसे ये लिंक आ रहा है ना ऊपर, ऐसे वो लिंक आ जाता है आपकी वेबसाइट का, वो लिंक आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें, उसको चेंजेस बताएं। ठीक है, वो आपको चेंजेस कहेगा कि यार ये चीज़ ऐसे 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 कर दें, ठीक है जी कर दी है। जब फाइनल हो गया उसके बाद आप उसको शेयर कर दें। जैसे मैंने रात ही दी है, इस नेम से थी वो, फ्यूचर विज। नहीं, कोई और नेम था उसका। चले, मे बी मैं यूआरएल रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ। तो खैर आप जो है ना इस तरह से अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। 1 मिनट रुके, मैं देखता हूँ अभी। हम्म, नहीं है। तो पैंथियन पे वेबसाइट सेटअप करें, और वेबसाइट सेटअप करने के बाद आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दें। ठीक है, क्लाइंट के साथ आप शेयर करेंगे तो वो क्लाइंट आपको बता देगा कि भाई इसमें ये चेंजेस मुझे चाहिए, ये कर दें। ठीक है, वो चेंजेस करें, और जब आपकी चेंजेस फाइनल हो जाएं तो उसके बाद फिर आप उसकी डोमेन होस्टिंग लेते हैं। डोमेन होस्टिंग लेने के बाद आप उसकी वेबसाइट जो है उसकी डोमेन होस्टिंग पे माइग्रेट कर देते हैं। ठीक है, आपने पेमेंट लेनी है, उसका काम पूरा हो गया। फ्यूचर विज। हम्म,
ये आज सुबह दी है जी, कंप्लीट करके। अभी क्लाइंट को रिव्यू में दिया हुआ है इसको। 3 दिन में बना के दी है उसको ये। ठीक है, तो सिंपल सिंपल काम है, चीज़ों को कंप्लीट करें और हैंड ओवर करें। पैसा बनाएं अपना, और क्या है। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से आप काम करते हैं। अच्छा जी, तो हाँ जी, डोमेन होस्टिंग इंशाल्लाह हम करेंगे कनेक्ट। तो वो आपको इंशाल्लाह लेक्चर मिलेगा जी। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है जी, हमने काफ़ी टाइम जो है वो डिस्कशन में गुजार दिया। आज हमने करना था टेम्पलेट इंपोर्ट। ठीक है, अब तक जो हम कर चुके हैं वो हम ये देख चुके हैं कि आप एलिमेंटर से किस तरह अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे जिस तरह की भी वेबसाइट हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, ब्लॉग वेबसाइट हो, आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, किसी भी तरह की हो, आप हर तरह की वेबसाइट कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर से। और कस्टम डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सिर्फ ये देखना होता है कि हमने कंटेंट क्या दिखाना है। जिस टाइप की वेबसाइट आपकी है, आप उसी के रेलिवेंट कंटेंट दिखा रहे होते हैं। यही आपके पेजेस होते हैं। आपने होम का पेज बनाया है, प्रोडक्ट्स दिखानी है तो प्रोडक्ट्स लगा दें, ब्लॉग पोस्ट दिखानी है तो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे ऐड कर दें। स्टैटिक सेक्शन बनाने, जैसे ये स्टैटिक सेक्शन है या फिर ये स्टैटिक सेक्शन है, तो वो बना के दिखा दें। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर लेते हैं। तो बाकी हेडर फुटर भी आप एलिमेंटर से बना सकते हैं, और कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एलिमेंटर से हमने किस तरह से कस्टम डिज़ाइन करना है। अब ये कस्टम डिज़ाइन तब होता है जब क्लाइंट कोई रेफरेंस डिज़ाइन दे, जैसे कि कोई वेबसाइट दे दी उसने, या कोई फिग्मा डिज़ाइन दे दिया उसने। ठीक है, या फिर आप अपने तौर पे कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं कि भाई मैं इस चीज़ को ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि फिर आप अपने तौर पे चीज़ों को देख रहे होते हैं। या वो जो रेफरेंस डिज़ाइन या फिग्मा डिज़ाइन देगा, आप उसको देख रहे होते हैं कि ये किस तरह का है, और वैसे आप सेम टू सेम चीज़ बना देते हैं। तो कस्टम डिज़ाइन हम तब बनाते हैं, क्योंकि अभी देखें ना, अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ सेट करना होगी। इसका साइज़, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका साइज़, बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। तो एक एक चीज़ के ऊपर मुझे फोकस करना होगा। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपकी स्टाइलिंग और अलाइनमेंट, दो चीज़ें होती हैं डिज़ाइन में। ठीक है, जो आप कर रहे होते हैं। तो कस्टम डिज़ाइन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे सामने कोई रेफरेंस हो ना, फिग्मा डिज़ाइन वगैरह हो या कोई रेफरेंस हो, तो फिर क्या होता है कि हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम वहाँ से चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिग्मा डिज़ाइन में गए, जैसे ये इमेज अगर फिग्मा डिज़ाइन में लगी होती है, तो बस इमेज पे क्लिक करता हूँ, मुझे बताता है इस इमेज की हाइट विड्थ। वही हाइट विड्थ मैं यहाँ पे दे देता। ठीक है, कलर्स वहाँ से कॉपी किया, कलर कोड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सब चीज़ें आपके पास इजी वे में आ रही होती हैं, तो आप इस तरह से कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस डिज़ाइन नहीं है, फिग्मा डिज़ाइन नहीं है, आपने सिंपल एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये लास्ट टाइम वेबसाइट दिखाई है जो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, उन्होंने अपनी एक कंपनी की रेलेवेंट एक पीडीएफ फाइल दे दी कि भाई हमें इस तरह की जो है ना, इस कंपनी की वेबसाइट बना दें। टेम्पलेट सर्च किया, टेम्पलेट उठा के डाला। उस टेम्पलेट के 2 या 3 सेक्शंस जो हैं वो मतलब रखे हैं, बाकी सारे सेक्शंस जो थे उन टेम्पलेट्स को, मतलब एक आइडिया मिल जाता है ना कि आप एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं, उस टेम्पलेट का 1 या 2 सेक्शन अगर आपने यूज़ किए हैं, तो आपको आगे जो 2 या 3 सेक्शन खुद से बनाने पड़ते हैं अगर, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार इस इन सेक्शंस को मैं इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिज़ाइन की, कोई रेफरेंस डिज़ाइन नहीं है, तो आप क्या करें, टेम्पलेट्स यूज़ कर लें। ठीक है, आपको बेशुमार टेम्पलेट मिल रहे हैं। कुछ टेम्पलेट्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो कि एलिमेंटर आपको दे रहा है। एलिमेंट्स किट में मैंने आपको दिखाए। ठीक है, उसके अलावा एलिमेंट्स किट जैसे ये हमने एक एड ऑन प्लगइन किया है, ये भी आपको टेम्पलेट दे रहा है। इसके भी टेम्पलेट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे प्लगइन्स या एड ऑन्स हैं जो एलिमेंटर के आपको
टेम्पलेट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आप वो प्लगइन इंस्टॉल करें, यहाँ पे टेम्पलेट शो होंगे, वो टेम्पलेट यूज़ करें। तो टेम्पलेट जो आपको मिलते हैं ना बने बनाए, वो अकेले अकेले सेक्शन के भी मिलते हैं। जैसे हेडर हम बना रहे थे तो हेडर के हमें शो हो रहे थे, फुटर बना रहे थे फुटर के शो हो रहे थे, ठीक है। और वैसे भी सिंगल सिंगल पेजेस के भी आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। आप एलिमेंट्स किट में जाएं, आपको सिंगल सिंगल पेज के वहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहे होंगे। और कंप्लीट वेबसाइट के टेम्पलेट भी आपको मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो प्लगइन्स हो गया, प्लगइन्स के थ्रू आप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि हर थीम आपको टेम्पलेट दे रहा होता है। आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हैं, हर थीम आपको टेम्पलेट दे रहा होता है। अब उसमें से कुछ पेड है, कुछ फ्री हैं। तो मैंने आपको एक दफ़ा ये भी बताया था पहले, लास्ट टाइम भी, कि लाजमी नहीं है कि आपको एक प्रीमियम टेम्पलेट अच्छा लगा और आप उसको बाई करें, ठीक है। नहीं, आप क्या करें कि उस प्रीमियम टेम्पलेट को देखें, आपको रेफरेंस मिल गया, उसको देख के आप खुद बना लें, ठीक है। जैसे अभी हम कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, और एस्ट्रा थीम भी आपको टेम्पलेट देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एस्ट्रा थीम सर्च करता हूँ, ये आ गए जी स्टार्टर टेम्पलेट्स। एस्ट्रा थीम पे आ जाएं, 250 प्लस आपको ये टेम्पलेट दे रहा है, जिसमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, ठीक है। हर तरह के यहाँ पे मिक्सअप है। अच्छा जी, अब जैसे ये आपको टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं, अब टेम्पलेट जो आप कंप्लीट वेबसाइट के उठा रहे होते हैं ना, चाहे वो प्लगइन्स के थ्रू आपने यूज़ किए, चाहे वो थीम के टेम्पलेट आप यूज़ करें, तो टेम्पलेट होते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो एक एक ही वेबसाइट के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर एक एक अलग अलग बिजनेसेस के लिए हैं। ये कोई ऑर्गेनिक स्टोर के लिए है, ये किसी आर्टिस्ट के प्रोफाइल के लिए है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए है, ठीक है, ये आपका जो है ट्यूटर्स वगैरह के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड स्टोर आ गया, यहाँ पे कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे उनकी, ठीक है। ये डिकोर वगैरह के लिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट है, और भी हम आगे जाएंगे नीचे, 1 2 3 और आगे करते जाएं तो आपको डिफरेंट शो होते जाएंगे। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी भी दी हुई है इन्होंने। तो आपको इस तरह से प्लग टेम्पलेट मिल रहे होते हैं। आप वेबसाइट स्टार्ट करें, देखें कि मैंने वेबसाइट किस चीज़ की बनानी है, उस वेबसाइट का टेम्पलेट सर्च करें। अब कुछ 2 3 4 थीम तो बड़े आप कह लें कि पॉपुलर हैं, जैसे ये एस्ट्रा थीम है या WP ओशन है, इस तरह की। तो वो उनके पास टेम्पलेट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे भी कोई थीम सर्च कर दें, आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपको टेम्पलेट दे रही होंगी। आपको टेम्पलेट जहाँ से मिल रहा है, अगर थीम का टेम्पलेट आपको अच्छा लगा है, तो फिर आप वही थीम इंस्टॉल करेंगे जिस थीम का टेम्पलेट आपने देखा है। थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करने के बाद फिर उस थीम का टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे और फिर उस टेम्पलेट को आप एडिट करेंगे। उस टेम्पलेट में उसके जितने पेजेस बने हुए हैं, उस टेम्पलेट में उसका हेडर बना हुआ है, उसका फुटर बना हुआ है, उसका मेन्यू बना हुआ है, सब चीज़ें आपकी वेबसाइट पे इंपोर्ट हो जाएंगी। आपने उनको एडिट करना है 1 बाय 1 और अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। तो फ्री टेम्पलेट से आप काम चलाएं। लेकिन अगर आपको कोई पेड टेम्पलेट, प्रीमियम टेम्पलेट आपको मिल जाए, तो सिंपल है, आप उस टेम्पलेट को देखें। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से लाइव रिव्यू करता हूँ किसी भी टेम्पलेट को, तो ये टेम्पलेट आ गया। अब ये आपका रेफरेंस डिज़ाइन है, ठीक है। आपको भी मैंने लास्ट टाइम कस्टम हेडर बनाना सिखाया है, तो आप ऐसा हेडर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बटन आपने ऐड करना है, तो बटन की स्टाइलिंग ये रखें, क्या है, सिंपल बॉर्डर लगा हुआ है, इसको बैकग्राउंड कलर जो है ट्रांसपेरेंट है, हॉवर पे उसने बैकग्राउंड कलर दे दिया और टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया उसने, ठीक है। ऐसे नीचे आ जाएं, एक सेक्शन लिया, 2 कॉलम लिए, एक कॉलम में इमेज लगाई, दूसरे कॉलम में हेडिंग दी हुई है, टेक्स्ट दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, और ये भी एक बटन है, इस बटन का बैकग्राउंड कलर खत्म कर दिया, सिंपल टेक्स्ट रह गया पीछे, ठीक है। फिर नीचे आ जाएं, सेम वही है, एक सेक्शन है, 2 कॉलम है, टेक्स्ट इमेज और ये, यही चीज़ सेम। देख रहे हैं स्टाइलिंग थोड़ी सी की हुई है ना, साइजिंग की हुई है, स्टाइलिंग की हुई चीज़ें लाइन की हुई, खूबसूरत लग रही है। और यही चीज़ यहाँ पे हमने बनाई थी, हमने जो है इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी, तो सिंपल लग रही है। स्ट्रक्चर तो वही है ना, थोड़ा स्टाइलिंग का फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपने बनाने हैं। आपके पास आइकन लिस्ट है, उसको यूज़ करके आप ये चीज़ बना लें, तो आपके पास एक रेफरेंस डिज़ाइन आ जाता है। बेशक प्रीमियम टेम्पलेट है, आप उसको ना खरीदें, लेकिन आपको उसको देख तो सकते हैं, उसको देख के वो चीज़ आप खुद से डिज़ाइन कर लें कस्टम, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा है। बाकी जो टेम्पलेट आप इंपोर्ट करते हैं, टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए प्लगइन्स का मैंने आपको बताया, थीम के जो टेम्पलेट होंगे वो
थीम इंस्टॉल करने के बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अस्ट्रा थीम इंस्टॉल की है, अगर मैं अस्ट्रा थीम के ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पे उसके टेम्पलेट का ऑप्शन मुझे मिल रहा होगा, स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्टार्टर टेम्पलेट पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। क्योंकि ये जितने भी थीम है ना जो आपको टेम्पलेट दे रहे होते हैं, तो मोस्टली थीम उन टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए प्लगइन्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। वो आपको खुद ही बता देते हैं कि भाई टेम्पलेट इंपोर्ट करना है तो पहले प्लगइन जो है ना हमारा वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, फिर आपको प्लगइन टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पे भी स्टार्टर टेम्पलेट्स का प्लगइन है वो इंस्टॉल होगा और आपको ये टेम्पलेट मिल जाएंगे। रेटिंग का विजेट है, आप देखें, अपना पेज एडिट करें एलिमेंटर से और साइड बार में सर्च करें रेटिंग। रेटिंग का आपको विजेट मिल जाएगा, उस विजेट को आप यूज़ कर लें। लें जी, प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और अभी प्लगइन एक्टिवेट हो गया तो सारे टेम्पलेट जो एक्स्ट्रा थीम हमें दे रहा है, फ्री भी और प्रो भी, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना बिल्डर सेलेक्ट करें। जैसे एलिमेंटर के हमें टेम्पलेट चाहिए वो सिलेक्ट किया, तो उसने ये एलिमेंटर के टेम्पलेट दे दिए सभी। अच्छा जी, आई थिंक आज शायद हमारा लास्ट सेशन हो, क्योंकि हमारी जो क्लासेस शेड्यूल हुई हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन चीज़ें हमारी रहती हैं। ठीक है, अगर हमारा लाइव सेशन हुआ तो इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें हम लाइव सेशन में करेंगे। और अगर ना हो सका तो फिर आपकी जो चीज़ें रह गई हैं, अभी क्योंकि टेम्पलेट हमें इंपोर्ट करना है, टेम्पलेट को एडिट करना है, ये वाला काम भी रहता है। ई कॉमर्स स्टोर के लिए जो हमने वो कॉमर्स को यूज़ करना है वो वाला काम भी रहता है, और थर्ड डोमेन होस्टिंग वाला, ये तीन चीज़ें हैं। तो इन तीनों चीज़ों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना फिर वो आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अगर लाइव सेशन ना हो सके तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी ड्राइव पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, ई कॉमर्स का। वर्डप्रेस पे अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म कह लें या प्लगइन कह लें या टूल कह लें जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमर्स है। ठीक है, वो कॉमर्स ही आपको पेमेंट मेथड दे रहा होता है, वो कॉमर्स ही आपको सब कुछ दे रहा होता है। चलें जी, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट मिनट है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी स्कॉलरशिप सेशन, इंटर्नशिप सेशंस में। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो चीज़ें ना समझ आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, बाकी जो आपके सेशंस रह गए इंशाल्लाह वो आपके ड्राइव पे अपलोड करवा दिए जाएंगे। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।